जितने दोस्त कह रहे थे कि आप जो भी बताते हैं एग्जाम में नहीं आता है, तो आप प्रूफ यहाँ पर देख लीजिए। आज ये पेपर हुआ है और यहाँ पर जैसा ही क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, जो भी पेपर में आपको सॉल्व कराया था वैसा ही डिक्टो डिक्टो क्वेश्चन आया है। अगर आपका एग्जाम नहीं हुआ है तो इस पेपर को आप पूरी तरीके से अच्छी तरीके से देख लीजिएगा। आपके भी एग्जाम में ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, जैसा मैं बताता हूँ वैसा ही आपके एग्जाम में पूछा जाता है। देख सकते हैं एक बच्चे ने मुझे पेपर भेजा जो कि अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 9 के विज्ञान का पेपर है और कोड यहाँ पर देख सकते हैं इस कोड का पेपर है। क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं पहला पूछा हुआ कि दूरी का मूल मात्रक है। सभी को पता होगा कि दूरी का जो मूल मात्रक होता है वो मीटर होता है। क्या होता है? मीटर होता है। यहाँ पर एन दिया यानी न्यूटन। न्यूटन किसका मात्रक होता है? सभी को पता होगा न्यूटन जो होता है बल का मात्रक होता है। मीटर पर सेकंड वेग का मात्रक होता है और सेकंड जो होता है समय का मात्रक होता है। इस तरीके से मैं आपको सभी क्वेश्चन का उत्तर भी बता देता हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ कि चाल का मात्रक क्या होता है। चाल का मात्रक मैंने आपको कई बार बताया कि मीटर प्रति सेकंड चाल का मात्रक होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर आप में मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो तो इसे हम त्वरण का मात्रक कहते हैं, और यदि मीटर सेकंड हो तो आप बताइए इसका मात्रक कौन सा होगा? मीटर सेकंड का यानी m इंटू टी। तो इसको आपको मुझे कमेंट करके बताएं मीटर सेकंड किसका मात्रक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं आपसे पूछा हुआ कि गाड़ी का ओडोमीटर क्या मापता है। ध्यान से देखिए, गाड़ी का जो ओडोमीटर होता है, ये भी मैंने आपको कई बार बताया कि जो ओडोमीटर होता है वो दूरी को मापता है। किसको मापता है? दूरी को मापता है। इसका ऑप्शन नंबर आपका ई बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन यहां से देख सकते हैं पूछा हुआ कि बल का मात्रक क्या होता है। तो बल का मात्रक न्यूटन होता है। क्या होता है दोस्तों? बल का मात्रक न्यूटन होता है। मीटर जो होता है किसका मात्रक? दूरी का मात्रक होता है। मीटर प्रति सेकंड वेग का मात्रक होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे देख सकते हैं पूछा हुआ कि न्यूटन के गति का प्रथम नियम किसकी माप होती है। तो जो न्यूटन के गति का प्रथम नियम होता है वह बल की माप होती है। किसकी दोस्तों माप होती है? बल की माप होती है। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 5वां नंबर क्वेश्चन यहां से आपसे पूछा हुआ कि न्यूटन की गति का प्रथम नियम किसकी माप होती है। तो जो न्यूटन की गति का प्रथम नियम होता है वह बल की माप होती है। किसकी माप होती है? बल की माप होती है। इसका ऑप्शन नंबर आपका ग बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर आपसे पूछे कि न्यूटन की गति का दूसरा नियम किसका माप होता है, तो वह संवेग का माप होता है, और पहला नियम जो होता है वह बल का माप होता है। अगर आपसे पूछे कैसे होता है, तो बल का जो पहला नियम होता है न्यूटन की गति का, वह जड़त्व का नियम होता है। और जड़त्व कहता है यदि कोई वस्तु विरामावस्था है तो विरामावस्था में रहेगी, गति अवस्था में तो गति अवस्था में रहेगी, जब तक उस पर कोई बाह्य बल न लगा जाए। तो यहाँ पर बाह्य बल का यूज हुआ है, तो यहाँ पर क्या होगा? बल होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 6 नंबर यहाँ से आपसे पूछा हुआ कि संवेग का सही सूत्र क्या होता है। तो संवेग का सही सूत्र P बराबर m इंटू वी होता है। क्या होता है? m इंटू वी होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ई बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। 6 के बाद 7वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने देख सकते हैं पूछा, जो कि बहुत ही सरल क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सी सदिश राशि नहीं है? आपको ये ध्यान से देखना है, सदिश राशि नहीं है पूछा है कि सदिश राशि है पूछा हुआ है। वेग क्या आपका सदिश राशि है, बल आपका सदिश राशि है, संवेग भी आपका सदिश राशि है, जबकि दूरी आपका अदिश राशि है। इसी का ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर घ आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं पूछा हुआ कि शुष्क बर्फ क्या होता है। मैंने आपको कई बार बताया कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहा जाता है। किसको? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं पूछा हुआ कि इत्र की गंध दूर तक किसके कारण फैल जाती है। सभी को पता होगा कि जो इत्र की गंध फैलती है वो विसरण के कारण फैलती है। किसके कारण? विसरण के कारण फैलती है। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन बहुत ही सरल क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है। द्रव्यमान और भार में क्या संबंध होता है। द्रव्यमान और भार W बराबर m इंटू जी होता है। क्या होता है? m इंटू जी होता है। इसका मतलब न्यूटन होता है। ऑप्शन नंबर इसका ख वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं कितना सिंपल पूछा हुआ कि जल का क्वथनांक कितना होगा। सभी को पता है कि जल का जो क्वथनांक होता है 100 डिग्री सेल्सियस होता है। क्वथनांक का मतलब जिस ताप पर द्रव क्या होता है, उबलने लगता है, उसी को क्वथनांक कहते हैं। इसका ऑप्शन नंबर आपका ख वाला राइट आंसर हो जाता है। उसके बाद यहाँ पर 12 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ कि निम्नलिखित में से कौन सा निलंबन है। यहाँ पर देख सकते हैं निलंबन पूछा हुआ है। निलंबन का मतलब जो कि विषमांगी विलयन होता है। यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर ग बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि चीनी का विलयन, सोडा का विलयन और साबुन का विलयन आपका समांगी विलयन होता है। उसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन यहाँ से पूछा हुआ कि जो कि बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसको मैंने आपको कई बार बताया है। वह तत्व जो धातु के कमरे के ताप पर द्रव होता है, तो एकमात्र धातु होता है जिसे हम पारा कहते हैं, जो कि कमरे के ताप पर क्या होता है, द्रव होता है। यही आपसे अधातु पूछे दे, यदि आपसे पूछे कि एकमात्र अधातु बताइए जो कमरे के ताप पर द्रव होता है, तो आपको यहाँ से बताना है ब्रोमीन। क्या बताना है दोस्तों? ब्रोमीन बताना है। लेकिन धातु पूछे तो आपको वहां से पारा बताना है। 14 नंबर क्वेश्चन यहाँ से पूछा हुआ कि
आत्मघाती थैली किसे कहते हैं? तो आप सभी को पता होगा कि आत्मघाती थैली लाइसोसोम को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? लाइसोसोम को आत्मघाती थैली कहा जाता है। लेकिन अगर आपसे पूछे कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। लेकिन अगर आपसे पूछे प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है, तो आप बताएंगे राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। 15 नंबर क्वेश्चन यहां से आपसे पूछा कि प्रोटीन का संश्लेषण कहां पर होता है, तो प्रोटीन का जो संश्लेषण होता है राइबोसोम में होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर क बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसी राइबोसोम को हम क्या कहते हैं? इसी राइबोसोम को हम प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर देख सकते हैं, पूछा होगा कि कोशिका की खोज किसने की थी, तो सभी को पता होगा कि कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। तो इसका ऑप्शन नंबर ख राइट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर बहुत ही सरल दिए, गुणसूत्र बने होते हैं। अभी मैंने कल ही आपको बताया था, जो कि डीएनए और प्रोटीन की क्या होते हैं? गुणसूत्र बने होते हैं। डीएनए और प्रोटीन के गुणसूत्र बने होते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है कि रुधिर होता है, तो रुधिर सभी को पता है कि संयोजी ऊतक होते हैं, जिसे हम कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। इसको भी मैंने आपको कई बार बताया, जितना भी मैंने आपको पेपर बताता हूं ऐसा ही क्वेश्चन पेपर सभी के एग्जाम में आने वाले। दोस्तों कोई भी अगर आपका कोड हो, कोई भी ए हो, बी हो, सी हो, डी हो, ए टू जेड कोई भी कोड हो, सेम क्वेश्चन आते हैं। आप में ऐसा ही क्वेश्चन आने वाला है। कोई भी आपका कोड का पेपर हो, आप जितना भी मैंने आपको पेपर बताया है अगर आप जाकर देख लेते हैं, एक भी क्वेश्चन आपको बाहर नहीं आने वाला है। 19 नंबर क्वेश्चन आपके सामने देख सकते हैं, पूछा हुआ कि शरीर में सर्वाधिक पाया जाने वाला ऊतक कौन सा है। यहां से आप सभी को पता होगा कि शरीर में जो सबसे ज्यादा ऊतक पाया जाता है, तंत्रिका ऊतक, पेशी ऊतक, संवहनी ऊतक या उपकला ऊतक, तो पेशी ऊतक पाया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर ख बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन यहां से पूछा हुआ कि पादप कोशिका की भित्ति मुख्यतः किसकी बनी होती है, तो सभी को पता होगा कि पादप कोशिका की जो भित्ति होती है वह सेलुलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है दोस्तों? सेलुलोज की बनी होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर घ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका बहुविकल्पी क्वेश्चन है, जो कि आप 5 मिनट से भी कम समय में इसको सॉल्व कर सकते हैं, जो कि इतने सिंपल है कि आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला है। उसके बाद आपका वर्णात्मक प्रश्न आता है, ऐसा ही क्वेश्चन मैं आपको बताया वैसा ही क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं एग्जाम में आया हुआ है। दूरी और विस्थापन की परिभाषा लिखिए और इसमें अंतर स्पष्ट कीजिए। अगले पेपर में मैंने इसी क्वेश्चन को सेम टू सेम जितना क्वेश्चन इसमें पूछा हुआ है लगभग यही क्वेश्चन को उसमें मैंने आपको बताया था कि यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं दूसरा क्वेश्चन यहाँ से पूछा हुआ कि रेलगाड़ी स्टेशन से चलना प्रारंभ करती है और एक समान त्वरण के साथ चलते हुए 10 मिनट में 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल प्राप्त कर लेती है। त्वरण आपको ज्ञात करना है। त्वरण वेग परिवर्तन की दर अपान समय होता है, तो यहाँ से 40/10 हो जाएगा। लेकिन यहाँ से 40 आपका किलोमीटर प्रति घंटा में इसे मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से हम क्या करेंगे, इसमें भाग दे देंगे। और यहाँ से आपका ये 10 मिनट है, इसको सेकंड में बदलने के लिए इसमें हम क्या करेंगे, 60 का गुणा कर देंगे। 60 का गुणा करेंगे, इसको हम क्या कर लेंगे, हल कर लेंगे। तो यहाँ से आपका त्वरण आ जाएगा। क्या आ जाएगा दोस्तों? यहाँ से आपका त्वरण जितना भी हो जाएगा आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं एक न्यूमेरिकल आपसे और पूछा हो, जो कि 3 नंबर क्वेश्चन है। एक बस की गति 5 सेकंड में 80 किलोमीटर प्रति घंटा से घटकर 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है, तो त्वरण ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं त्वरण यानी वेग क्या हो, कम हो रहा है, तो यहाँ से मंदन होगा, यानी त्वरण का परिवर्तन ज्ञात कीजिए। 60 में से 80 जाएगा आपका कितना, -20 आ जाएगा। और टाइम आपका 5 है, इसको आप किलोमीटर प्रति घंटा में तो मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से भाग दे देंगे। और यहाँ से 5 5 कैंसिल और 18 में 20 का भाग देंगे, तो यहाँ से आपका मंदन आ जाएगा, यानी त्वरण आ जाएगा। इसके बाद चौथा नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि न्यूटन के गति विषयक का दूसरा नियम आपको लिखना है और इसके आधार पर बल और संवेग के परिवर्तन में आपको क्या करना है, स्थापना करना है, संबंध को स्थापित करना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अथवा इसमें आपको एक क्वेश्चन दिया, या तो इसको हल कीजिए या तो इसको हल कीजिए। इसमें क्वेश्चन दिया कि विरामावस्था से राहुल अपनी साइकिल को चलाना प्रारंभ करता है, यानी उसका u बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा विरामावस्था से। और क्या करता है, 30 सेकंड में, यानी टाइम बराबर 30 सेकंड दिया है, 6 मीटर प्रति सेकंड की वेग प्राप्त कर लेता है। अंतिम वेग आपका 6 मीटर प्रति सेकंड प्राप्त कर लेता है। वह इस प्रकार ब्रेक लगाता है कि साइकिल का वेग अगले 5 सेकंड में कम होकर 4 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है। क्या करता है, ऐसा ब्रेक लगाता है कि अगले 5 सेकंड में जो कि इसका वेग है 4 मीटर पर सेकंड हो जाता है। तो यहाँ से आपका त्वरण भी आ जाएगा, त्वरण आपका 2 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। दोनों स्थितियों में साइकिल के त्वरण की आपको गणना कीजिए। तो इसका आप त्वरण ज्ञात कर लीजिए, इसका त्वरण आपका 2 आ जाएगा और इसका त्वरण u v बराबर u + at से ज्ञात कर लेंगे, तो इसका सूत्र आपका बहुत ही आसान तरीके से आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं पूछा हुआ कि पदार्थ के कणों की आपको विशेषता बताना है और इसको सेल्सियस में बदलना है। सेल्सियस में बदलने के लिए इसमें आपसे क्या करना है, देख सकते हैं कितना है आपका 300 केल्विन है, इसमें आपसे 273 माइनस कर देना है और इसमें भी आपको 273 माइनस कर देना है। दोनों में से 273 माइनस कर देंगे तो आपका सेल्सियस में मान आ जाएगा।
3 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ कि पदार्थ के विभिन्न अवस्थाओं में होने वाले परिवर्तन को आपको सारणीबद्ध के रूप में लिखा अथवा आपको मिश्रण और यौगिक में आपको अंतर बताना है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं बायोलॉजी से आपसे क्वेश्चन पूछा है कि जंतु और पादप कोशिकाओं में अंतर बताइए। कोशिका का बिजली घर किसे कहा जाता है और क्यों कहा जाता है। जाइलम और फ्लोएम में अंतर बताना है। पादप कोशिकाओं का आपको नामांकित चित्र बनाएं अर्थात तंत्रिका कोशिका का नामांकित चित्र बनाना अथवा करके। तो एक क्वेश्चन देख सकते हैं कितने सिंपल क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। ऐसा ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाला है, क्योंकि जैसा क्वेश्चन इनका क्वेश्चन पेपर आया वैसा ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में दोस्तों आने वाला है। इसलिए इस पेपर को आप अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा, अच्छी तरह से इसको तैयार कर लीजिएगा और जो भी मैं पेपर अपलोड किया उसको भी अच्छी तरह से देख लीजिएगा। ऐसा एग्जाम आपके पेपर में आने वाला है। तो चलिए मिलता हूँ मैं एक नेक्स्ट पेपर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।